तैयार हो जाइए एक और एक्शन पैक दिन के लिए। जान दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत। शुरुआत के संकेत है एसजीएक्स निफ्टी से, लेकिन उसके बाद क्या क्या निचले स्तरों से आएगी रिकवरी और खरीदारी कैसा रहेगा इस पर खास फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और मंथली एक्सपायरी इस साल की आखिरी, इस फाइनेंशियल ईयर की आखिरी एक्सपायरी से पहले किस तरह का एक्शन रहेगा, अनिल सर आपसे वही जानना चाहेंगे। और आज तो आईपीओ मार्केट्स में भी भरपूर एक्शन है, तो बताएं सर आज के अहम ट्रिगर्स क्या हैं। दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत है। अमेरिका में कमजोरी रही 300 पॉइंट की डाउ में, जबकि हम जब बंद हुए तो 125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। नैस्डैक भी 150 अंक नीचे लुढ़कता हुआ दिखा, जो कि हरे निशान में उनके फ्यूचर्स दिख रहे थे। तो अमेरिका में कमजोरी उम्मीद से कहीं ज्यादा रही है। कच्चा तेल 4% फिसला है, $61 के करीब आया है। वैसे तो खुशी की बात है, लेकिन हम एंजॉय नहीं कर पा रहे। आज फिर से एक और लिस्टिंग है अनुपम रसायन की। लास्ट लिस्टिंग आपने ईज ट्रिप प्लानर्स की, जो इजी ट्रिप प्लानर्स की देखी थी, उसके बाद अनुपम रसायन आज लिस्ट होने वाला है। और आज से खुलेगा बारबेक्यू नेशन का आईपीओ भी। इन दोनों ही लिस्टिंग और नए आईपीओ पर भी करेंगे विस्तार से बातचीत। तो ये हैं ट्रिगर्स जिनके दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बढ़ना है आगे। दीप। बिल्कुल सर, मंथली एक्सपायरी पर नज़र है, ढेरों और बाजार के ट्रिगर्स हैं जहां पर नज़र है। पर सर कल थोड़ा एक्शन कल का समझना चाहूँगा, इससे पहले कि आज के एक्शन के बारे में देखें। एक तो जो आखिरी घंटे में बढ़िया रिकवरी हुई है वो, और आज सुबह जो ग्लोबल मूड माहौल बिगड़ा हुआ है, वैसे भी कल भी बिगड़ा ही हुआ था जिस समय हम क्लोज कर रहे थे, बाकी सारे मार्केट्स नेगेटिव थे। पर उसके बीच में भारतीय बाजार थोड़ा स्टैंड आउट करे, ये वन ऑफ की तरह समझें या फिर ऑलरेडी ये ग्लोबल बिकवाली में हम ज्यादा अंडर परफॉर्म कर चुके हैं, तो शायद अब हम थोड़ा स्टेबल रहेंगे। कैसे समझें इसे सर? देखिए दीप, ग्लोबली भी आप देखें तो बाजार अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक आपको कमज़ोर दिखेगा, डाउ उतना कमज़ोर नहीं है। वैसे ही हाल आप देखें तो मिला जुला सा दुनिया भर के बाजारों में है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय बाजार और दुनिया भर के बाजारों में कोई खास फ़र्क है। वहाँ पर भी सुस्ती है, यहाँ पर भी सुस्ती है। थोड़ा सा रुझान अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का रुझान अमेरिकी बाजारों में भी है, हमारे बाजारों में भी है। लेकिन कोई जोर से टूट रहे हो, बड़ी गिरावट के संकेत दे रहे हो, वैसा बिल्कुल भी नहीं। जहां भी आपको लगता है कि थोड़ा मामला बिगड़ेगा, जैसे कि फेड की मीटिंग के वक्त ऐसा लगा कि फेड कह रहा है कि भाई महंगाई बढ़ेगी लेकिन हम ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, एक दिन झटका सा लगा, लेकिन वापस से रिकवर होकर हाई बना दिए। हाई बनाने के बाद फिर से अमेरिकी बाजार थोड़े सुस्त होते हुए दिख रहे हैं। तो कमोबेश आप ये कह सकते हैं कि रेंज बाउंड मार्केट है, और न बहुत तेजी के मूड में है न बहुत मंदी के मूड में। और ये संकेत आपको अमेरिका से और बाकी ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं। एग्जैक्टली वैसे ही संकेत आपको हमारे बाजारों के भी मिल रहे हैं। ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बाजार धीमे धीमे नीचे सरकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल से सपोर्ट लेकर वापस स्ट्रांगली ऊपर भी आते हैं। वैसे ही संकेत आपको तीसरा जो बड़ा संकेत है आपके लिए एफआईएस के फिगर का, वहां भी आते हुए दिख रहे हैं। थोड़े दिन बिकवाली करते हैं, वापस से खरीदारी का मूड बनता है, फिर हल्की फुल्की बिकवाली। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं भी किसी भी तरफ बाजार में एकदम साफ डायरेक्शन नहीं है कि बाजार क्या तेजी से टूटना चाहते हैं या वापस तेजी से बढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब सिंपल है, यहां पर बाजार टाइम वाइज करेक्शन देना चाहते हैं, यानी कि इन लेवल्स के आसपास वक्त बिताना चाहते हैं। और ये वक्त बिताने की रेंज आपको थोड़े से हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते की हो सकती है। रेंज पॉइंट्स के लिहाज से निफ्टी पर देखें तो 700-800 पॉइंट की हो सकती है, जिसके बीच में बाजार वक्त बिताने की कोशिश करे। तो टाइम वाइज करेक्शन, और इसके साथ ही एक चीज और जोड़ लेनी चाहिए, जो ये कि मार्च का महीना है दीप, और मार्च के महीने में आमतौर पर ट्रेडिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कम हो जाती है। वो हम सब देखते हैं, और वो आपको वॉल्यूम्स में नजर भी आ रहा है, वो आपको पार्टिसिपेशन में नजर भी आ रहा है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सुस्ती का माहौल है, थोड़ा कम इंटरेस्ट का माहौल है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से अप्रैल के पहले हफ्ते से फिर उसके बाद बाजार में ट्रेडर्स फिर से पूरी तरह से लौटते हुए नजर आएंगे। एफआईज भी फुल फ्लेज एक्शन में होंगे, और मार्च के आखिर में 31 मार्च में एनएवी के लिहाज से थोड़ा बहुत जो एक्शन होना है फंड्स की तरफ से वो होगा। लेकिन अब से लेकर 4-5 ट्रेडिंग सेशन आपको थोड़ी सुस्ती भरे निकालने हैं, और पूरे एक्शन के लिए फिर अप्रैल के महीने से तैयार होना है। तो ग्लोबल मार्केट्स, एफआईज का एक्शन, हमारे बाजार सारे सीमित दायरे में सुस्ती के मूड में। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि बाजार का डायरेक्शन साफ नहीं है, बाजार का डायरेक्शन बेहद साफ है। ऊपरी लेवल पर आपको बेचना है, और जब भी आपको एक अच्छा करेक्शन दिखे, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से खरीदना भी है। दोनों तरफ ट्रेडिंग के मौके हैं। बाजार ऐसे में आपका कन्विक्शन टेस्ट करेगा, आपको सही स्टॉक या सही सेक्टर में होना है, तेजी या मंदी की तरफ। तो एक ही दिन आपको दोनों तरफ के ट्रेड मिल सकते हैं, तेजी के भी, मंदी के भी। और मुझे लगता है ये जो क्रम पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वही बरकरार भी रहेगा।
बिल्कुल सर। तो ये जो सुस्ती की आपने बात करी, इसका एक इंडिकेशन कल और आते हुए दिखा सर। हालांकि बैंक निफ्टी पर हम 600 पॉइंट्स का उछाल हमने देखा, 80 पॉइंट ऊपर निफ्टी दिखा, पर फंड्स की तरफ से ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं होते हुए दिखा। तो कल की ये जो रिकवरी है या कल की जो थोड़ी तेजी बनी है, इसमें पार्टिसिपेट किसने करा सर? ट्रेडर्स ने मेरे ख्याल से। और दीप, कल जिस तरह से मूड माहौल थोड़ा सा बदलता हुआ दिखा है, ट्रेडर्स की तरफ से हल्की सी शॉर्ट कवरिंग खरीदारी होती हुई दिखी, लेकिन ऐसा नहीं कि शॉर्ट कवरिंग सिर्फ ट्रेडर्स की तरफ से हुई है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग आपको नज़र आएगी दीप फंड्स की तरफ से भी। कल अच्छी खासी इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग उनकी तरफ से होती हुई थी और थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन भी बनी है। भले आपको कैश मार्केट का एक्शन छोटा दिख रहा हो, और वाकई में ये छोटा इस लिहाज से भी है दीप के मंथली एक्सपायरी है, और आमतौर पर मंथली एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले आप बड़े डेटा देखते हैं, चाहे वो कैश मार्केट में हो चाहे फ्यूचर्स में, क्योंकि एफआईज अपनी पोजीशन को रोल ओवर करते हैं, कहीं कोई प्रॉफिट बुक करना है तो वो करते हैं। लेकिन आप देखिए सिर्फ 100 करोड़ की बिकवाली एफआईज की तरफ से, जो कि बहुत छोटी है। 440 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईज ने कल खरीदे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि शॉर्ट कवरिंग भी हुई है, फ्रेश खरीदारी भी हुई है। स्टॉक फ्यूचर्स में महज 50 करोड़ की खरीदारी है। सामने घरेलू फंड देखेंगे तो 530 करोड़ का बेचा है। तो आंकड़े बेहद छोटे हैं एफआईज के एक्शन के लिहाज से, घरेलू फंड्स के एक्शन के लिहाज से, और वो भी एक्सपायरी के ठीक 2 दिन पहले। मुझे लगता है कि ज़्यादा एक्शन कल जो हुआ है शॉर्ट कवरिंग का, और जो कुछ भी हुआ है उसमें सिंपल चीज़ ये कि काफ़ी हद तक जो पोजीशन ट्रेडर्स ने अपनी शॉर्ट्स कवर किए कल, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बैंक निफ्टी ने तेजी दिखाई, तो बैंक निफ्टी में काफ़ी कुछ शॉर्ट्स कवर होते हुए कल आपको नजर आए। निफ्टी में शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आए। मार्च के महीने में ओवरऑल आप देखेंगे तो 4 लाख शेयरों से निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट घटा है। तो ओवरऑल कल का दिन शॉर्ट कवरिंग के नाम रहा। शायद हम वही बात कर रहे थे कि ट्रेडर्स एक दिन और इंतजार कर रहे थे कि देखते हैं 14,800 के ऊपर निकल कर टिक पाते हैं, यानी उसके बाद हम शॉर्ट कवर करेंगे। और कल जिस तरह से ज़्यादातर वक्त पूरे दिन भर आपने 14,800 के ऊपर निकाला, उसको देखते हुए शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हुई। तो मेरे ख्याल से कल का सेशन पूरी तरह से शॉर्ट कवरिंग के नाम था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो वो बड़े फंड्स मेरे ख्याल से अभी भी वेट एंड वॉच वाले मूड में आपको साफ नजर आ रहे हैं। तो ये आपका पूरा फंड फ्लो का एनालिसिस है, जहां पर कोई खास डायरेक्शन क्लियर कट है नहीं, वेट एंड वॉच वाला मूड है। जी दीप। चलिए सर, वेट एंड वॉच के मूड में ही रहेंगे। पर एक बात तो क्लियर है, जो आप काफी समय से कह रहे हैं, इंडेक्स रेंज बाउंड हो ना हो, मार्केट में एक्शन भरपूर है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। और कल हमने सर बाजार की बॉटम की एनिवर्सरी भी करी। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस आया सर, जो आपने 10 बड़े लेसन्स और लर्निंग्स के बारे में बताया कल हमें, तो सोशल मीडिया पर तो काफी चैटर हुआ। उसी लिहाज से आज भी हम एक स्पेशल शो ला रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए कि अब आगे के मौके कहां बन सकते हैं। बिल्कुल दीप। और कल एक्चुअली मैं फिर से वही कहना चाहता हूँ कि वो कोई हम लेसन्स दे रहे हैं, ये तो हमने जो सीखा है वो आपके साथ बांटा है कि हमने क्या सीखा है। क्योंकि हर साल हर दिन हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और 2020 जैसा साल तो वाकई में हार्डली कभी कभी आपको ज़िंदगी में एक आध बार देखने को मिले जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और हमने जो सीखा है वो बताने के पीछे मकसद भी है कि अगली बार जब ऐसा कुछ हो तो आप और हम पहले के मुकाबले में ज़्यादा तैयार रहें, पिछली बार के मुकाबले में ज़्यादा समझदारी से हम काम लें, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैनिक ना करें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लालच करके खरीदे भी। दोनों ही इमोशंस आपके लिए ज़रूरी है, डर भी ज़रूरी है और ग्रीड भी ज़रूरी है। ग्रीड एंड फियर दोनों इमोशंस की अपनी वैल्यू है। बस ये कि वो सही वक्त पर आना चाहिए। जब सबको डर लगे तब हमें फियरफुल होना ज़रूरी है, और जब सबको लगे कि नहीं अब मतलब खरीदने का वक्त है, उस वक्त आपको थोड़ा सावधान होना ज़रूरी। तो ओवरऑल ये इस लिहाज से बड़ा एक्शन वाला दिन साल रहा। लेकिन आज का शो ज़्यादा अहम, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब आपको, जब आप बॉटम से टॉप तक तो पहुंच चुके हैं, क्या अब भी बाजार में पैसा बनाने का मौका है? यदि हाँ तो कहाँ? तो कुछ बेहतरीन पिक्स आपको इस वक्त बाजार में, जहां आप इन्वेस्टमेंट करके कुछ बढ़िया शेयर खरीद कर पैसा बना सकते हैं, इस पर हमारा ये विशेष शो होगा। तो आज ये शो मिस मत कीजिएगा, ये भी बेहद इंटरेस्टिंग शो रहेगा जो आपको देखना चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। जी दीप। बिल्कुल सर, और दोपहर 1 बजे हम ये स्पेशल शो आपके लिए लाएंगे, नजर रखिएगा। सर, आज नजर तो आईपीओ मार्केट्स पर भी रखनी है, नई लिस्टिंग है और बारबेक्यू नेशन का आईपीओ भी खुल रहा है, उस पर भी आपकी सलाह जानेंगे। पर आज का सेटअप पहले समझाएं सर, क्या क्यूज दिख रहे हैं? ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पर, और स्पेशली अब धीमे धीमे और कमजोरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि हांगकांग के बाजार तेजी से गिरे हैं और डाउ फ्यूचर्स भी अब 50 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो थोड़ा सा एशियाई बाजारों की कमजोरी आप पर भारी पड़ती हुई दिख रही है, और इसलिए ग्लोबल संकेत हमने नेगेटिव साइड पर रखे हैं। कल जब हम बंद हुए तो 125
140 अंक नीचे डाउ फ्यूचर से उसके मुकाबले में 300 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं और अब एशिया में भी थोड़ा हाल ख़राब है, तो ये आप पर दबाव बनाने का काम करेगा। एफआईज, घरेलू फंड दोनों न्यूट्रल साइड पर, घरेलू फंड के नेगेटिव साइड पर संकेत है, उन्होंने फिर से 530 करोड़ की बिकवाली की है। तो आज के लिए 2 नेगेटिव है, ग्लोबल और घरेलू फंड। 3 न्यूट्रल है दीप, इनफैक्ट 3 क्या 4 न्यूट्रल है। एफआईज के न्यूट्रल है, एफएनओ के संकेत न्यूट्रल है, सेंटिमेंट और ट्रेंड दोनों ही न्यूट्रल है। कल की रिकवरी के बावजूद सेंटिमेंट में अभी तक बदलाव नहीं हो पा रहा है। जो तेजी वाला मूड आपको चाहिए वो नहीं है, और नहीं इतना खराब है कि आप फुल फ्लेज मंदी करें। तो सेंटिमेंट आपके लिए दोनों तरफ ट्रेड करने का है, ट्रेंड आपके लिए दोनों तरफ ट्रेड करने का है, ये है आपके लिए। आइए अब आपके लिए आज के सपोर्ट जोन आपको बता दूं। 14,700 14,765 दिन का सपोर्ट जोन है। 14,550 14,600 ये दिन के लिए मजबूत खरीदारी का जोन है। अगर इस रेंज में बाजार आता है तो ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो 14,700 765 की रेंज का है। इसमें आप कहीं न कहीं खुलेंगे और 14,700 के नीचे जाने के बाद कमजोरी का आपको पहला बड़ा संकेत मिलेगा। ऊपरी स्तरों पर 14,875 14,950 ये रुकावट का लेवल है, इसे पार करना मुश्किल होगा, लेकिन अगर पार किया तो 15,025 15,050 फाइनल टारगेट अब से लेकर एक्सपायरी तक का बनकर आता है मजबूती की तरफ। वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट्स भी बनते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 33,600 33,850 ये वो रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। इसके नीचे वैसे जाना नहीं चाहिए, जाना तो फिर रिस्की है, और तब आपके लिए 33,300 33,400 प्रिसाइजली 33,350 33,400 का निकल कर आता है जो खरीदारी की रेंज है। ऊपर में 34,350 ये वो लेवल है जहां पर पिछले 2 दिनों में 3 दिनों में निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे पार नहीं कर पा रहा है। तो एक बार 34,350 34,500 ये वो रेंज है जो हायर रेंज के तौर पर लेकर चल सकते हैं। इससे पार किया तो 34,750 34,800 वो रेंज है जहां पर आपको बिकवाली और प्रॉफिट बुकिंग दोनों आती दिखेगी बैंक निफ्टी पर। दीप, क्लियर है सर। तो ये तो रही आज के लिए बड़ी रेंज का सवाल। दिन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है सर? 14,750 14,875 ये दिन की पहली सपोर्ट रेंज है, पहली छोटी रेंज है जिसे आप मान सकते हैं। इसके आसपास कहीं खुलने की आप कोशिश कर सकते हैं, यानी कि लगभग 60-65 पॉइंट नीचे 14,815 पर आप बंद हुए तो 65-70 पॉइंट नीचे 14,735 750 की रेंज में कहीं खुल सकते हैं। इसके बाद जो मीडियम रेंज होगी 14,700 से 14,950 की, और बड़ी रेंज 14,600 से लेकर 15,025 की निकल कर आती है। ग्लोबल मार्केट्स में एक्शन काफ़ी है, मंथली एक्सपायरी का हफ्ता भी है, उसके ठीक एक दिन पहले का ट्रेड है, इसलिए मैंने रेंज थोड़ी सी और पिछले कुछ दिनों की वॉलेटिलिटी को देखते हुए रेंज थोड़ी सी बड़ी रखी है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 33,850 34,350 ये दिन की छोटी रेंज है। मीडियम रेंज 33,600 से 34,500 की निकल कर आती है दीप, और बड़ी रेंज जो है वो 33,350 से लेकर 34,750 की बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए लेवल एकदम क्रिस्टल क्लियर, बहुत साफ सुथरे लेवल नजर आ रहे हैं। निफ्टी में भी लेवल्स काफ़ी अच्छे निकल रहे हैं। रेंज बाउंड मार्केट का एक बड़ा फायदा होता है दीप कि रेंज और लेवल्स आपको बड़े आसानी से मिल जाते हैं। एक तरफा मार्केट में रेंज और लेवल्स निकालना बड़ा मुश्किल होता है, जो मिलते हैं वो बड़े दूर दूर के मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ा आराम ये कि आपको रेंज और लेवल निकालने में मुश्किल नहीं होती है। हालांकि इस तरह का मार्केट आप चाहते नहीं है जहां मार्केट बहुत ही सीमित दायरे में रहो और बहुत कुछ एक्शन होना, लेकिन अगर आप स्किल ट्रेडर हैं, दिन भर ट्रेडिंग या टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हैं और कॉन्ट्रा ट्रेड करना जानते हैं, तो फिर इससे बढ़िया मार्केट आपको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप कॉन्ट्रा ट्रेड करके दिन में कई राउंड कर सकते हैं, और हर रोज 1-2 राउंड अगर आप कर लें तो आपको जो ऊपर और नीचे के बीच की रेंज का जो गैप मिलता है वो मुनाफा बहुत अच्छा मिलता है। ट्रेडर्स को इस तरह की वॉलेटिलिटी चाहिए ही जहां पर आप दोनों तरफ का ट्रेड ले सकें, क्योंकि एक तरफा ट्रेड में जनरली आपका बड़ा पैसा स्टॉक्स में बनता है, अगर दोनों तरफ का ट्रेड है तो आपका पैसा इंडेक्स में ज़्यादा अच्छा बन सकता है। ये आप ध्यान में रखें, और स्टॉक्स में भी तब अच्छा बन सकता है अगर रेंज बाउंड मार्केट है और ट्रेंड तेजी का है, तो अगर आप स्टॉक्स भी खरीद कर बैठे हैं तब भी आपको दिक्कत नहीं। तो रेंज बाउंड मार्केट को भी ट्रेड करने के अपने तरीके हैं, और वो तरीका आपको पता होना चाहिए, और ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। आप देखिए रेंज के हायर एंड पे बेचिए, किसी न किसी वजह से। अब आज सोचिए
कल जिस तरह की क्लोजिंग हुई, कोई सोच सकता था कि 75-100 पॉइंट नीचे निफ्टी खुलेगा, भले ही 100-125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद इसलिए हम कर रहे थे कि 150 पॉइंट के बियॉन्ड की रिस्क आप हेज करके चले। 150 से 150 पॉइंट तक का आप मान के चले, ऊपर या नीचे कभी भी हो सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर उससे ज़्यादा ऊपर या नीचे खुले, आप लॉन्ग या शॉर्ट है, तो आपको अपनी हेजिंग रखनी चाहिए। तो हेजिंग का ये फायदा है, ये आपका इंश्योरेंस है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट है, और इस रेंज बाउंड मार्केट को ट्रेड करने के लिए ये सिंपल रेंज है जिस पर आपको फोकस करना है। जी दीप। बिल्कुल सर, तो रेंज बाउंड मार्केट है और विद इन रेंज दोनों तरफ के आपको मौके मिलने वाले हैं, और रेंज तो सर ने आपके लिए क्लियरली डिफाइन भी कर दी है। सर कल के रिकवरी में कुछ बदलाव हुए जहां तक एफआईएस की पोजीशन या पीसीआर का सवाल है? कोई खास नहीं। इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन 62 से 65% पहुंची है एफआईएस की, और वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुई है। उन्होंने थोड़े सा अपनी शॉर्ट कम किए, हल्का सा लॉन्ग बढ़ाया, तो उस वजह से 3% ये बढ़ गया। पुट कॉल रेशियो 1.14 का 1.24 हुआ है, कोई खास बात नहीं है। विक्स वहीं अनचेंज है, खास बात नहीं है। अब आपको स्टॉप लॉसेस दे दूं, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो आपके लिए स्टॉप लॉस एक ही है, क्लियर कट 14,700 इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। डे इंट्राडे में भी 14,700 के नीचे ट्रेड करने लगे तो फिर एज ए डिसिप्लिन आपको निकल जाना चाहिए, और क्लोजिंग 14,700 के नीचे होती है तब भी आपको अपनी तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए। बैंक निफ्टी 33,850, ये आपका इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ा डीप भी आप रख सकते हैं चाहें तो 33,600 का, लेकिन मैं इतनी रिस्क रखवाना नहीं चाहता क्योंकि ऑलरेडी आप 34,150 के आसपास बंद हुए हैं। 33,850 में भी आपके कितना 300 पॉइंट की रिस्क तो है ही, तो 33,850 डिसिप्लिन के तौर पर स्टॉप लॉस आप ज़रूर रखें। बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट है तो चिंता की बात तो है नहीं, फिर भी आपके लिए जो स्टॉप लॉस का लेवल निकल कर आएगा 14,950 का, थोड़ा दूर दे रहा हूं। जिनको कम रखना है वो कल के हाइस का भी रख सकते हैं 14,878 का, या राउंड फिगर में 14,900 का भी रख सकते हैं, लेकिन 14,900 ज़्यादा आपके लिए सेफ सही स्टॉप लॉस है, रिस्क फ्री स्टॉप लॉस, ये ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस कल का हाई और 2 दिन पहले का हाई यानी सोमवार का, वो है 34,360-55 के आसपास का। इसके ठीक ऊपर 34,375 के आसपास इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर ये स्टॉप लॉस लगा ले। जिनको ज़्यादा डीप और सेफ स्टॉप लॉस लगाना है वो 34,500 का लगाएं, लेकिन मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है जो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, स्पेशली तब जब आप नीचे खुलने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस के लेवल हैं दीप। बिल्कुल सर, तो ये है आपके लिए आज के स्टॉप लॉसेस के लेवल और किस तरह से आपको पोजीशंस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। सर नई पोजीशंस के लिए कुछ सलाह दे रहे हैं, और स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए आज क्या व्यू होगा? पहले निफ्टी की बता दूं, 14,700 14,765 ये खरीदारी की रेंज है। जितना 14,700 के नज़दीक खरीद पाए उतना बेहतर है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका 14,600 का होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 14,800 875, 900 950, 15,025, ये सारे टारगेट है। बेसिकली 14,875 से लेकर 14,950 इस रेंज में हर 25 पॉइंट पर रुकावट है। 875 पे भी मिलेगी, 900 पे भी मिलेगी, 925 पे मिलेगी, 950 पे मिलेगी, हो सकता है 975 पे भी मिले। फाइनल टारगेट 15,025 15,050 का निकल कर आता है अगर रिकवरी आई, वापस से तेजी बनी। लेकिन आपको खरीदारी करनी है वो 14,765 से मूड बनाना है। 14,700 के जितना नज़दीक खरीदेंगे उतना ठीक है। तो टुकड़ों में भी खरीद सकते हैं, 765 पे थोड़ा ले लिया, 735 पे थोड़ा ले लिया, 715 पे थोड़ा ले लिया, ऐसा 20-25 पॉइंट नीचे, 20-20 पॉइंट नीचे आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर जिनको कम लेना है, एक आधी लॉट लेना है, वो जितना 14,700 के नज़दीक खरीदेंगे उतना उनके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो जाएगा। तो आपकी एंट्री पॉइंट आपको डिसाइड करनी है। जितना ज़्यादा बड़ा गैप मिले उतना जल्दी आप खरीद सकते हैं। समझिए 100-125 पॉइंट मिल जाए आपको खुलने के बाद शुरुआत के 2-4-5 मिनट में, और आपको 14,700 के आसपास का मौका मिले तो वहाँ एक चांस ले लेना चाहिए खरीदारी करने का। फिर वहाँ मत रुकिए, वहाँ ले लीजिए। तो ये इस तरह से आपको स्ट्रेटजी बनानी है। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी 14,900 14,950 बढ़िया रेंज है। इनफैक्ट 14,950 15,050 बढ़िया रेंज है। लेकिन चूंकि अगर 100 पॉइंट नीचे खुल गए तो फिर हो सकता है 14,875 14,950 की रेंज भी शॉर्ट करने के लिए अच्छी हो जाएगी, तब खुलने के बाद देखेंगे। फिलहाल आप ये लेवल लेकर चलें, 14,950 15,050 के बीच में बेचिए। 15,100 आपका स्टॉप लॉस होगा। 14,900 875 14,850 25 775 750 ये सारे टारगेट हैं जिसके लिए आपको बैंक निफ्टी में बिकवाली करनी है। एक बार लेवल्स में आपके सामने रख देता हूँ वापस, 14,900 14,875 14,825 775 और 750 के टारगेट के लिए। अब जो आपका सवाल है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में दो तरह से स्ट्रेटेजी बनाई है दीप आज मैंने। एक
वो ट्रेडर्स जो आराम से अपने लेवल से खरीदना चाहते हैं वहाँ पर आए, खरीदे, नहीं तो कोई बात नहीं। और दूसरे वो जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों तरफ एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी है, और जो आराम से पैसिव ट्रेडर्स है उनके लिए भी। जो आराम से शांति से ट्रेड करना चाहते हैं वो इंतजार करें 33,350 33,400 की रेंज का। वहाँ पर बैंक निफ्टी आता है, ज़रूर खरीदिए, खरीदे नहीं ज़रूर खरीदिए। और स्टॉप लॉस लगाइए 33,250 का, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर ले ही लीजिए, ठीक है। टारगेट 33,600, 33,850, 34,000, 34,150, 34,225 और 34,350 तक के बनेंगे। तो ब्रॉडली आपकी जो रेंज है ना बैंक निफ्टी की 33,350, 34,350 की है। इस रेंज के लोअर एंड पे लेना ही लेना है और हायर एंड पे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी कर लेना है। एक तो ये क्लियर कट हो गई, ये एकदम शांति से आराम से ट्रेड करने वालों के लिए। अब आइए जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनको 33,600, 33,850 की रेंज में ही खरीद लेना है, वहाँ पर ही आप चांस ले लीजिए। 33,350 तक के लिए वेट ही मत कीजिए, तो ठीक है। तो उनका स्टॉप लॉस होगा 33,500 का, और उन्हें ऊपर का टारगेट 34,000, 34,150, 34,225, 34,350, आगे भी टारगेट है 34,425, 500 और 34,750 तक के टारगेट, बड़े टारगेट्स आगे के लिए आते हुए दिखेंगे, जिनके लिए आपको बैंक निफ्टी में खरीदारी करनी है। एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए टारगेट आगे 34,425, 34,500, 34,750 तक के भी आते हुए आपको दिखेंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी को, उनके लिए मैं दे दूं 34,750, 34,800 परफेक्ट रेंज है, जहां पर तो आपको शॉर्ट करना ही चाहिए। अब वो रेंज आएगी नहीं आएगी, आज के माहौल को देखते हो तो मुश्किल ही लगता है, लेकिन अब अगर ये रेंज मिलती तो आपको छोड़ना नहीं है, वहाँ शॉर्ट जरूर करना है दीप, और इसीलिए मैं आपको पहले ये रेंज दे रहा हूँ। स्टॉप लॉस होगा आपका 35,000 का, 34,500, 34,425, 34,375, 34,250 और 34,200 ये टारगेट होंगे जिनके लिए आपको बिकवाली करनी है। अब आपको लग रहा है कि चूंकि गैप से खुलेंगे नीचे 0.5%, उसके बाद वापस रिकवर करेंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे भी कि नहीं, और पिछले 3 दिनों में आपने 2 बार हाई बनाया है 34,350 के आसपास का। तो एक काम आप कर सकते हैं, 34,350 से 34,500 की रेंज में भी शॉर्ट कर सकते हैं अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं और थोड़ा एग्रेशन लेकर ट्रेड करना चाहते हैं। तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए शॉर्ट करने की राय है 34,350 से 34,500 की रेंज में, और आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा 34,550 का होगा, और टारगेट जो बनेंगे 34,250, 34,200, 34,125, 34,000 और 33,850 तक के टारगेट के लिए आपको यहीं पर बिकवाली कर देनी है, और उसके बाद 33,600 तक के भी टारगेट्स आ सकते हैं, 33,400 तक के भी आ सकते हैं, जिनके लिए आपको बिकवाली करनी चाहिए। तो ओवरऑल मूड माहौल देखकर आपको एंट्री करनी है। तो आज मैंने दोनों ही लेवल दिए निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी की भी और बिकवाली की भी जहां राय है, क्योंकि अब एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आपको थोड़े वोलेटाइल ट्रेड मिल सकते हैं, उस लिहाज से ये लेवल्स और स्ट्रेटजी बनाई है दीप। क्लियर है सर। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए आज बड़े मौके बन सकते हैं जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है। वैसे अनिल जी ने कहा है रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों तरफ के मौके आपको देने ही वाले हैं। सर वायदा कारोबार के बैन में फिर से कोई बदलाव नहीं है, सेल और आइडिया बने हुए हैं। फंड्स की सुस्ती के बारे में तो हमने समझा सर, कैसे देखें उस एक्शन को, और मोर इंपॉर्टेंटली वायदा कारोबार के लिहाज से आज इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? एफएनओ में दीप जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो 14,800 का है, जिसके नीचे आप खुलेंगे। 14,800 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं, 14 लाख शेयर उसमें से कल ही जुड़े हैं। पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर हुआ है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके नीचे खुलने पर थोड़ी सी तेजी करने वाले ट्रेडर्स का मूड खराब होगा, और 14,800 के कॉल्स पर 25 लाख शेयर है, बराबरी का मामला है, ये थोड़े से हावी होते हुए दिखेंगे। फिर अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 14,700 और रुकावट 14,900 है, तो उसके बीचों बीच में आप 14,800 का लेवल देख लीजिए, यही एक इंपॉर्टेंट है। फंड फ्लो तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 33,500, 10 लाख शेयर है, ये सपोर्ट लेवल के तौर पर है। 34,500 हल्की रुकावट है, बीच में 34,000 का लेवल आपके लिए मेक और ब्रेक है। तो अगर बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे ट्रेड करता है तो ही टेंशन है, अदरवाइज 150 पॉइंट नीचे खुल भी जाए और 34,000 को होल्ड कर रहा है, तब तक आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। 34,000 से ही गिनेगा आप कमज़ोर हैं, सिंपल। बैंक निफ्टी में 34,000 के ऊपर बने हुए हैं, तब तक कोई खास चिंता की बात नहीं। जी दीप। क्लियर है सर। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए, इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग सेशन एक्सपायरी से एक दिन पहले आज। आइए अब जानते हैं अनिल जी आज स्टॉक ऑफ द डे में क्या रेकमेंड कर रहे हैं। बताएं सर।
खरीदारी करने की राय है दीप एक फार्मा स्टॉक्स में, और वो है ग्रेन्यूल्स। अब वायदा कारोबार का हिस्सा भी बन चुका है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। 2-3 कारण है जिसकी वजह से हम खरीदारी करने की बात करें। पहला तो ये कि पैरासीटामोल की डिमांड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि वापस से जो कोविड के केसेस आ रहे हैं उसको देखते हुए जो फीवर वगैरह का मामला है, फ्लू बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। और आजकल तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ही लोगों को ये है कि कोल्ड का फ्लू होता है, सबसे बड़ा डर ये लगता है कि वाकई में खाली बुखार है या फिर कोरोना वाला मामला है। तो उस चक्कर में एक तो डिमांड ज़बरदस्त होती हुई दिख रही है। डिमांड के साथ साथ इसके दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। पिछले 2 महीनों में पैरासीटामोल की जो एपीआई है उसके दाम 60 से 65% बढ़े हैं। पैरासीटामोल के भी दाम बढ़े हैं, और उसकी एपीआई जो ग्रेन्यूल्स बनाता है, इसकी 2 एपीआई है और दोनों ग्रेन्यूल्स बनाता है, और दोनों के दाम ज़बरदस्त बढ़े हैं। और ग्रेन्यूल्स की जो टोटल सेल्स है उसमें से 27% हिस्सा इन 2 एपीआई से आता है, जो पैरासीटामोल बनाने में काम में आते हैं। तो डिमांड भी बढ़ रही है और प्राइसिंग पावर भी आ रहा है। कुछ समय पहले हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी करके दी थी जी बिजनेस पर, हमने एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट बनाकर दी थी कि किस तरह से पैरासीटामोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। अब न सिर्फ पैरासीटामोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, बल्कि उनकी एपीआई यानी कि जिससे पैरासीटामोल बनता है उसका इंग्रेडिएंट्स जो ग्रेन्यूल्स बनाता है उसके भी दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो इसके चलते हुए जो आप इस बार के तिमाही नतीजे देखेंगे ग्रेन्यूल्स के, वो मजबूत और बेहतरीन आते हुए दिखेंगे। उस लिहाज से यहाँ पर धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट करने की राय है। वैसे भी इस कमज़ोर बाजार में फार्मा शेयर आपके लिए ज़्यादा डिफेंसिव का काम करेंगे। मेरा ये समझना है 318 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी चाहिए। 328, 334 और 340 का टारगेट रखें। इसको पोजिशनल ट्रेड के तौर पर देखें। आज ही आपके लेवल्स आ जाएँ, बढ़ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो बाजार का मूड माहौल ख़राब है। आराम से धीमे धीमे आप जब भी एक्यूमुलेट कर पाएँ, अब से लेकर आप रिजल्ट तक के लिहाज से एक पोजिशनल ट्रेड भी ले सकते हैं। तो ग्रेन्यूल्स का फ्यूचर खरीदने की राय है दीप। बिल्कुल, ग्रैन्यूल्स का फ्यूचर्स खरीदें। जिस तरह से थोड़े आज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इसको डायरेक्ट फायदा होगा। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा इसी समय ग्रैन्यूल्स, आईओएल केमिकल्स से इन सभी स्टॉक्स के बारे में हमने हाईलाइट किया था आपके लिए कि कैसे ये फोकस में आ सकते हैं। आइए सर, अब जो बाजार को इंतजार है आईपीओ मार्केट का एक्शन। सबसे पहले तो आज जो लिस्टिंग होने वाली है अनुपम रसायन, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? दीप, थोड़ा सा लिस्टिंग और आईपीओ को लेकर मूड माहौल बदला है। देखिए, कल इजी ट्रिप प्लानर्स का आईपीओ अपनी इशू प्राइस के नीचे आ गया, 187 के नीचे। वो भी तब जबकि 150 गुना इशू भरा हो, और तब अपनी इशू प्राइस को होल्ड न कर पाए। यानी कि जो यूफोरिया आईपीओ के वक्त बन रहा है वो लिस्टिंग के वक्त गायब होता दिख रहा है। हेरम्बा लिस्ट होने के बाद काफ़ी नीचे आ गया। बाकी आईपीओ में भी कमोबेश देखिए, होम फाइनेंस में ये होता दिख रहा है। इसलिए इनको देखते हुए एक सबड्यूड ढीली सी लिस्टिंग होगी। इसका मतलब ये नहीं कि लिस्टिंग पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, लेकिन 45 गुना जो भरा है, अगर आईपीओ के वक्त 45 गुना भरा है और लोग लाइन लगाकर खड़े होने को तैयार हैं, लेने को तैयार है, तो फिर लिस्टिंग के दिन भी होने चाहिए। फिर वाकई लिस्टिंग के दिन कहाँ चले जाते हैं, इसका मतलब क्लियर कट है कि आईपीओ में भी 2 तरह का पैसा आ रहा है। एक हॉट मनी है जो सिर्फ ये सोचता है कि ठीक है इशू प्राइस के नीचे लिस्ट नहीं होगा और ऊपर जो बन जाएगा ले लेते हैं, पहले दिन बेच देंगे। वो वाला पैसा बड़ा होता हुआ दिख रहा है अब, और वो पैसा फिर बाजार के मूड माहौल के साथ और हाल ही के लिस्टिंग के मूड को देखकर बदल भी जाता है, जो आपने इजी ट्रिप में भी देखा है और बाकी में भी देख रहे हैं। तो उस लिहाज से सेम सिचुएशन अनुपम रसायन में भी हो सकती है। 555 रुपये की इशू प्राइस है, सुस्त लिस्टिंग हो सकती है, हल्की ऊपर लिस्टिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ बड़ी लिस्टिंग हो उसकी उम्मीद अब मैं नहीं कर रहा हूँ, बाजार के मूड माहौल के साथ और आईपीओ के हाल ही के लिस्टिंग के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए। ऐसे में आपके लिए सिंपल है, आप 550-555 रुपये का इशू प्राइस का स्टॉप लॉस रखिए, ताकि आपको अपना कैपिटल लॉस ना हो, और जो अदरवाइज आप होल्ड कर सकते हैं ताकि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। अगर आपको समझिए कि 700 रुपये के आसपास मिल जाए, 650-700 रुपये के आसपास आ जाए इवेंचुअली, कि भाई लिस्टिंग के बाद अगर ख़रीदारी आ जाती है फंड्स की और इशू बढ़ जाए, तो वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और अगर नहीं तो आप, मेन चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है आज, सबसे बड़ी चीज़ अनुपम रसायन में, वो ये है कि आपको कैपिटल प्रोटेक्शन करना है। सेम इजी ट्रिप प्लानर्स में भी हमने यही राय दी थी, आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करिए। कल भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या करें। जो आईपीओ इतना भरने के बाद लिस्टिंग पर अपनी प्राइस को होल्ड नहीं कर पाए, उसे रखने का कोई मतलब नहीं है। फिर बढ़ना है बढ़ जाए, आपको डिसिप्लिन रखना जरूरी है, और डिसिप्लिन के तौर पर इशू प्राइस का स्टॉप लॉस चाहे तो 5 रुपये नीचे 555 पर लगा लें, 550 पे लगा लें, जो आपको ठीक लगे वहाँ लगा लें। 187 का इशू प्राइस पर स्टॉप लॉस
हमने इजी ट्रिप में भी दिया था, यहाँ पर भी मैं 550 555 का आपको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। अगर इसके नीचे जाए एग्जिट कर लीजिए, कुछ पूछने समझने की, कितनी बढ़िया कंपनी रहने दो, आपको डिसिप्लिन के साथ रहना है और बाद में नीचे आएगा तो फिर से ले सकते हैं। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी अनुपम रसायन में भी होनी चाहिए। क्लियर पॉइंट है सर। तो कैपिटल प्रेजर्वेशन थोड़ा ज़रूरी है, मूड माहौल बिगड़ा है थोड़ा बाजार का, तो नेचुरली आईपीओ मार्केट पर भी उसका असर होगा। बारबेक्यू नेशन सर, इसका आईपीओ खुल रहा है, क्या बेटर रहेगा, आईपीओ में पैसा लगाएं या सीधे इनके रेस्टोरेंट में ही खाना खाएं? खाना खाना ज़्यादा बढ़िया है। हालांकि मैंने अब तक खाया नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि कितना बेहतरीन है, लेकिन आपने कहा है तो मैं मान लेता हूँ कि अच्छा होगा भी। लेकिन इशू में पैसा लगाने में मज़ा नहीं है, क्योंकि कंपनी खाना अच्छा बना रही है लेकिन पैसा नहीं बना रही है, और हमें वो कंपनी चाहिए जो पैसा बनाए, और पैसा बनाने में अभी थोड़ा इन्हें वक्त लगेगा। तो सिर्फ इशू पर पैसा लगा, इशू पर मुनाफा कमाने के लिए आज से आप सोच रहे हैं तो थोड़ा वक्त लग सकता है। दीप देखिए, सिंपल चीज़ क्या है, मेरे लिए लिस्टिंग पर कम से कम 25% का अपसाइड नज़र आता हो, 20 से 25% का अपसाइड दिखता हो, तो मैं आईपीओ में पैसा लगाने की राय दूंगा। और वो इसके केस में मुझे दिख नहीं रहा है कि 20 से 25% अपसाइड बन सकती है। तो ये एक बड़ी दिक्कत है कि आपने आईपीओ में लिस्टिंग पर बहुत ज़्यादा गुंजाइश छोड़ी नहीं है पैसा बनाने की लोगों के लिए। तो ये एक बड़ी चीज़ है। और 500 रुपये की इशू प्राइस है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। क्यों? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, अगर आपका मिनिमम 3 साल का व्यू है तो आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन हो सकता है 3 साल में आपको एक बार इशू प्राइस के आसपास नीचे भी मिले या 5-10% ऊपर भी मिले, वो एक संभावना है। तो लंबी अवधि का आपका व्यू है 3 साल का मिनिमम, और क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगले 3 साल में जो पॉजिटिव्स हैं इस कंपनी को लेकर, वो ग्रोथ अच्छी दिखेगी। हाल ही में पिछले 2018 से लेकर 2020 में, इन 3 सालों में कंपनी ने जो नए रेस्टोरेंट खोले हैं और जो बड़ा एक्सपांशन प्लान किया है, उसका असर, जो नए रेस्टोरेंट खोलते हैं उनको प्रॉफिटेबल होने में 3 साल इन्हें लगता है। तो 2024 तक आपको कई सारे इनके रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं, लगभग 60 से 70% रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट करना शुरू करेंगे बड़े तरीके से। तो हो सकता है मार्केट आज इनको 3 साल आगे का वैल्यूएशन अभी देना शुरू करे, लेकिन हम नहीं देंगे। तो इसलिए पहली चीज़ है कि जो ग्रोथ आएगी वो 3 साल में आएगी। दूसरी चीज़ है कि कंपनी अपना डेट कम कर रही है, लॉन्ग टर्म डेट कम कर रही है, उसके बाद 60-61 करोड़ का डेट रह जाएगा इनका। तो वो एक थोड़ा सा आईपीओ के पैसे से डेट कम होने से इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगी, तो उससे थोड़े इनके फाइनेंशियल सुधरते हुए नजर आएंगे। कामकाजी मुनाफा है, लेकिन नेट लेवल पर कंपनी अभी भी नुकसान कर रही है, तो डेट रिडक्शन से फायदा होगा। तीसरी बात एक और है जो इंटरेस्टिंग है, वो ये कि राकेश झुंझुनवाला साहब ने इस कंपनी में 2018 में हिस्सेदारी खरीदी थी। एल्केमी करके उन्हीं की कंपनी है, और उन्होंने 832 रुपये में लिए। सोचिए, उन्होंने 832 रुपये में लिया और इशू अब 500 रुपये में आ रहा है 3 साल बाद, राइट। तो उनका तो ऊपर के लेवल का इन्वेस्टमेंट है। आई एम श्योर कि शायद उसके बाद कोई बोनस वोनस नहीं दिया होगा, मैं वो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि 832 पे जो उन्होंने लिए हैं शेयर, उसी का आईपीओ 500 रुपये में आ रहा है। अगर कहीं बोनस वोनस कुछ मिले होंगे तो वो हमें पता नहीं, वो दिख नहीं रहा है। ये तो हो गए आपके पॉजिटिव के, बड़े इन्वेस्टर्स उस भाव में 2018 से लेकर बैठे तो उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा होगा। अब नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव ये कि कामकाजी मुनाफा तो है, लेकिन प्रॉफिट के लेवल पर कंपनी पिछले 3 साल से लॉस ही कर रही है, अभी तक मुनाफे में नहीं आई। उसकी वजह है कि भारी कैपेक्स जो किया उससे डेप्रिसिएशन की काफ़ी इनको मार पड़ रही, तो अभी भी मुनाफे में आने में वक्त लगेगा। और उन्होंने 60 लाख शेयर अभी 3 महीने पहले ही और अलॉट किए हैं प्री आईपीओ अलॉटमेंट पे, और वो अलॉट किए हैं 252 रुपये पे। अब समस्या यही है, एक और 3 साल पहले 832 रुपये में आप दिग्गज इन्वेस्टर्स को शेयर देते हैं, 3 महीने पहले आप 252 रुपये में देते हैं। तो अगर कंपनी वाकई में इतनी ज़्यादा ग्रोथ और ये सारी है, तो 832 से 252, फिर 252 से अब आप 3 महीने बाद आईपीओ 500 रुपये में लाना चाहते हैं, तो ऐसा 3 महीने में क्या बदला है कि भाव डबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे रही है, इसलिए हम आराम से इसको लिस्ट होने देंगे और उसके बाद दिमाग लगाएंगे, पहले नहीं लेना है। तो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू है आपका 3 साल का, तो ठीक है, नहीं तो आराम से लिस्टिंग के बाद देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है लिस्टिंग पर फायरवर्क्स दिखाए, हो सकता है ऊपर बढ़ भी जाए, लेकिन फाइनेंशियल कोई चीज़ है, ट्रैक रिकॉर्ड कोई चीज़ है, उसको देखते हुए अवॉइड है। क्लियर है। तो वैसे तो स्ट्रैटेजी यहाँ पर अवॉइड की ही रहेगी। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप चाहें तो सोच सकते हैं, पर लिस्टिंग के लिहाज से तो कंप्लीटली अवॉइड है बारबेक्यू नेशन। चलिए, बढ़िया एक्शन है प्राइमरी मार्केट्स में, वहां पर नजर रखेंगे। साथ ही बाजार भी एक्शन के लिए शुरुआत दे रहा है। आइए चलते हैं हमारी रिसर्च टीम के पास। वरुण, कुशल और मानसी हमारे साथ तैयार है। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स कौन से?
डेफिनेटली गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहले ट्रिगर्स में आरवीएनएल का ओएफएस जो है आज से खुलेगा नॉन रिटेल के लिए, तो यहाँ पे नजर रखनी होगी। नज़ारा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के शेयर अलॉटमेंट आज से होने वाला है। इसके अलावा प्रभात डेयरी डीलिस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फ्लोर प्राइस 63.77 रखा गया है। बिड की जो क्लोजिंग डेट है वो 31 मार्च की है। इसके अलावा ग्रासिम कर्ज जुटाने के लिए फंड जुटाने के लिए बोर्ड की आज बैठक है। सेबी की भी बोर्ड बैठक है आज, और सरकारी बैंक में जो निजीकरण है उसकी बैठक कल शुरू हुई थी, आज भी जारी रहने वाली है। कुछ स्टॉक्स जो है वो एएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट हुए हैं, उसमें साइंट, जेके टायर, जेंसा टेक्नोलॉजी शामिल है। एमएमटीसी, यहाँ हमारी एक एक्सक्लूसिव खबर है कि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, इसमें सरकार ने अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है स्ट्रैटेजिक सेल के लिए वो 29 मार्च तक मिलने का पूरा अनुमान लगाया जा रहा है, और इसका जो विनिवेश है वो दूसरे चरण में पहुंच जाएगा इसी महीने। कहीं ना कहीं इसका भरोसा सरकार को है, तो इसका इम्पैक्ट आपको आज एमएमटीसी में देखने मिलेगा। यहाँ पे नज़र रखिएगा। आरवीएनएल या ओएफएस के जरिए सरकार 15% हिस्सा बेचने वाली है। 10% का बेस इशू है और 5% का सरकार ने ग्रीन शो ऑप्शन रखा गया है। 27 रुपये 50 पैसे का शेयर प्राइस रखा गया है, फ्लोर प्राइस रखा गया है जिसपे ये हिस्सा बेचने वाले हैं। कल ये रिटेल के लिए खुलेगा, आज नॉन रिटेल के लिए है। मारुति के बाद हीरो मोटर ने भी दाम बढ़ाने की घोषणा की है। 1 अप्रैल से टू व्हीलर्स की जो कीमतें हैं उनमें 2500 रुपये की बढ़ोतरी होने वाली है, तो यहाँ पे नज़र रखिएगा। आईएफसीआई सरकार को 200 करोड़ के प्रेफरेंशियल इशू के बॉन्ड जो है वो जारी करने के लिए मंजूरी मिल गई है। 22 अप्रैल को इस कंपनी की ईजीएम है। इसके अलावा सबसे आखिरी में रोजारी बायोटेक, यहाँ कंपनी की बोर्ड बैठक थी। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 300 करोड़ ये कंपनी जुटाने वाली है। 30,12,000 शेयर्स का 996 के दाम पे अलॉटमेंट ये कंपनी करने वाली है। इस कंपनी की ईजीएम जो है वो 17 अप्रैल को है। ओके, तो ढेरों स्टॉक्स हैं। और रोजारी बायोटेक पिछले साल ही आईपीओ आए थे कंपनी का, और अब फिर से फ्रेश फंड रेजिंग कंपनी करने जा रही है, तो इंटरेस्टिंग स्टॉक है, नजर रखेंगे इस पर। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील, यहाँ पर कंपनी ने क्यूआईपी के जरिए करीब 2,500 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं, और भूषण पावर और स्टील के अधिग्रहण में इस पूंजी का इस्तेमाल होगा। इनफैक्ट यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील जो है करीब 19,300 करोड़ रुपए में कंपनी को खरीदेगी, तो यहाँ पर आपको नजर रखनी है। साथ ही डालमिया भारत ये फोकस में रहेगा, क्योंकि डालमिया सीमेंट, डालमिया भारत और उनकी जो तमाम सब्सिडरी है उसको लेकर फैसला लिया गया है, और डालमिया डीएसपी जो एक सब्सिडरी कंपनी है उसका डालमिया सीमेंट के साथ जो एमलगमेशन है उसको अप्रूवल मिलता हुआ नजर आया है, और साथ ही जो पेपर एंड सॉल्वेंट अंडरटेकिंग है उसकी डिमर्जर पर भी मंजूरी मिल गई है। दीपक नाइट्राइट यहाँ पर रेटिंग एक्शन है, जिसमें इक्रा ने लॉन्ग टर्म रेटिंग AA- से बदल कर जो है AA कर दी है, पर जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसके आउटलुक को पॉजिटिव से स्टेबल भी किया है। साथ ही इंडिग्रिड ट्रस्ट यहाँ पर 6 से 13 अप्रैल तक राइट्स इशू खुलेगा, और यहाँ पर इसके डिटेल्स हैं। इशू प्राइस 110 रुपये प्रति यूनिट रखा गया है, और जो साइज है करीब 1300 करोड़ रुपए का है, और एंटाइटलमेंट रेशियो जो है वो 1:5 के रेशियो में है। एयरलाइन स्टॉक से ये भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल पैसेंजर की जो फ्लाइट्स हैं उस पर 30 अप्रैल तक प्रतिबंध जो है वो जारी रहेगा, ऐसा डीजीसीए के ऑर्डर आते हुए दिखे हैं। वैस्कॉन इंजीनियर्स एक और स्टॉक यहाँ पर भी फोकस रखिए, क्योंकि यहाँ पर इनका जो ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के से 2 प्रोजेक्ट्स के लिए ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं, जिसकी वैल्यू अगर आप देखें तो एक प्रोजेक्ट की वैल्यू करीब 250 करोड़ है और दूसरे की वैल्यू करीब 270 करोड़ है, जबकि मार्केट कैप जो है कंपनी का वो 320 करोड़ का है। साथ ही तमिलनाडु न्यूज प्रिंट ये फोकस में रहेगा, क्योंकि नॉन प्रमोटर ग्रुप ने कंपनी में करीब 2.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है, और इनकी हिस्सेदारी जो है 4.76% से बढ़कर 5.1% हो गई है। और कुछ एक बल्क डील्स हैं अंत में मेरे पास, जिसमें इन्फीबीम एवेन्यूज यहाँ पर L7 हाईटेक ने करीब 1 करोड़ शेयरों की बिकवाली की है 44 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। इक्विटी में देखेंगे तो 1.5% जो है ये हिस्सेदारी होती है। और अंत में इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, यहाँ पर वैनगार्ड फंड्स पब्लिक लिमिटेड ने करीब 7.25 लाख शेयरों की खरीदारी की है 670 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। तो पॉजिटिव फंड एक्शन से इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना आज फोकस में रहेगा। ओके, और इंटेलेक्ट डिजाइन लगातार हम देख भी रहे हैं स्टॉक में जबरदस्त एक्शन पिछले कुछ दिनों से बना हुआ है। शुक्रिया कुशल। आइए अब देखते हैं आज ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं एफआईआर में। पूरे ब्रोकरेज एक्शन के साथ मानसी तैयार हैं। गुड मॉर्निंग मानसी, बताएं।
गुड मॉर्निंग दीपांशु। अदानी पोर्ट पर सिटी बैंक और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट्स आई हैं। सिटी बैंक की रिपोर्ट में खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है, लक्ष्य 935 के 935 के दे रहे हैं। वहीं अदानी पोर्ट्स पर मॉर्गन स्टैनली की रेटिंग ओवरवेट की है, लक्ष्य 760 के बता रहे हैं। साथ ही रिलायंस पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है, कल की क्लोजिंग 2079 की रही। यहाँ पर आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है, लक्ष्य 2250 के दे रहे हैं। वरुण बेवरेजेस पर CLSA की एक रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य 1200 के दे रहे हैं। 5 साल में पहली बार फंडामेंटल्स काफी मजबूत दिखे हैं और कैश फ्लो में भी इंप्रूवमेंट नजर आया है। भारतीय एयरटेल पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट रेटिंग दे रहे हैं, लक्ष्य 760 के बता रहे हैं। साथ ही ICICI बैंक पर क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी गई है, लक्ष्य 640 के। मजबूत ग्रोथ आउटलुक और स्थिर एसेट क्वालिटी के चलते भरोसा यहां पर बढ़ता हुआ दिखा है। और अंत में HDFC बैंक पर जेफरीज की एक रिपोर्ट है, पॉजिटिव रिपोर्ट, खरीदारी की राय है, लक्ष्य 1860 के ये सुझा रहे हैं। ओके, तो ये हैं बेहतरीन रिपोर्ट्स और स्पेशली दोनों ही बैंक पर, ICICI बैंक, HDFC बैंक पर अच्छी रिपोर्ट है जहां टारगेट्स बढ़कर आए हैं, और मॉर्गन स्टैनली बुलिश है भारतीय एयरटेल पर जहां पर 760 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय दी। ये भी एक अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी। आइए बढ़ते आगे, इन रिपोर्ट्स पर भी करेंगे फोकस और बाकी सारा एक्शन भी आपके लिए है तैयार हमारे सारे एक्सपर्ट्स के साथ। वक्त है पिक ऑफ द डे का। आप सबका स्वागत है। शुरुआत कीजिए, शुभ शुरुआत शुभम जी के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। तो आज का जो पिक है वो खरीदारी की राय है बाटा इंडिया पे, और ये काफी लंबे समय के बाद स्टॉक पे एक फिर से रिकमेंडेशन, मुझे लगता है कि लॉन्ग साइड पे हमें एक ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। तो बाटा को अगर हम देखें तो कुछ समय से एक कंसोलिडेशन में बना हुआ था स्टॉक, और रिसेंटली अपने जो स्विंग लोज है वहां से एक रिवर्सल होता हुआ दिखा है। और मुझे लगता है कि ये जो इतने समय से बाटा में कंसोलिडेशन हो रहा है वो काफी मैच्योर हो चुका है, और पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे फिर से एक्टिविटी हमें प्राइस में भी देखने को मिल रहा है और डेरिवेटिव में एडिशंस भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड हमें इनिशिएट करना चाहिए। तो ऑप्शंस में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए फ्यूचर्स, स्ट्रेट अवे फ्यूचर्स खरीदने की राय है। 1540 तक के टारगेट के लिए बाटा का फ्यूचर को खरीदें, और इसमें 2 से 3 दिन अगर हम इसको होल्ड करें तो मुझे लगता है 1540 तक का टारगेट आता हुआ दिखेगा ये टाइम फ्रेम में, और 1460 पे हम एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। तो आज का पिक है बाटा इंडिया। ओके, 1492 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय बाटा में है आपके लिए शुभम जी की तरफ से। तो ये है आज की पहली पिक। सुमित जी बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे मेरे को लग रहा है कि डिवीज लैब को सिलेक्ट करना चाहिए। लास्ट 3 दिनों से डिवीज लैब लोअर लेवल से एवरी डे तीनों दिन तेजी देखने को मिला, और हर रोज नए हाइस पे, डे हाइस पे बंद दिया है। तो आज भी लगता है कि डिवीज लैब के अंदर यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 3490 3495 के आसपास डिवीज लैब में खरीदारी करें। नीचे में स्टॉक का जो सपोर्ट है 3400 3405 के आसपास का बनेगा, तो वो स्टॉप लॉस होगा 3400 का नीचे में, और ऊपर में 3600 रुपए से लेके 3650 तक का मूव डिवीज लैब के अंदर देखने को मिल सकता है। तो डिवीज लैब पे यहाँ पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 3600 से 3650 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय डिवीज लैब में 3650 तक के टारगेट के लिए आती हुई इस वक्त सुमित जी की तरफ से भी। वागले साहब सुप्रभात, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज? अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मैंने चुना है अडानी ट्रांसमिशन। इसमें कल एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आया है, 847 का बंद है, आप खरीद करके चले। 834 के स्टॉप लॉस है, और मुझे लगता है ये 873 तक आज और कल में जाना चाहिए। अदानी ट्रांसमिशन यहाँ पर खरीदारी करने की राय है वागले साहब की तरफ से। यहाँ पर आप फोकस करें, 847 के आसपास कल बंद हुआ है, यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। आइए कुणाल जी से भी लेते हैं उनकी पिक। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, कल भी हम देख रहे थे कि सीमेंट में ज़बरदस्त तेज़ी थी, तो अल्ट्राटेक में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, और साथ ही तमाम सीमेंट स्टॉक्स में एक एक करके बड़ा ब्रेकआउट कल के ट्रेड में देखने को मिला। तो मेरी राय में अनिल जी एसीसी को बाय करना चाहिए, जिसमें एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट हमने कल के ट्रेड में आता हुआ देखा। तो मेरी खरीदारी की राय अनिल जी एसीसी में है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रख लें 1885 पर। 1885 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय है। 1950 रुपए का पहला टारगेट और 1975 रुपए का दूसरा टारगेट। 1950 1975 ये 2 टारगेट है जिसके लिए आपको एसीसी में करनी है खरीदारी। ये राय कुणाल जी के। बंसल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे?
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो अभी वागले जी ने अदानी ट्रांसमिशन पिक ऑफ द डे दिया तो अनिल जी याद आया कि स्टॉक को अनिल जी 180 183 के अराउंड आपके जन्मदिन पे हमने दिया था और हमें भी नहीं मालूम था कि ये वाले लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल्स देख के खुशी होती है। और आज का जो पिक ऑफ द डे है वो है आइशर मोटर, और ये एकमात्र ऑटो स्टॉक है पूरे ऑटो के अंदर, टू व्हीलर्स के अंदर बजाज ऑटो, हीरो मोटर को सब में करेक्शन देखने को मिली। इसमें बिल्कुल भी करेक्शन देखने को नहीं मिली। ब्रेकआउट हुआ है, कल ब्रेकआउट हुआ था, बट ब्रेकआउट के बाद रैली नहीं बनी है। तो आइशर मोटर है मेरा पिक ऑफ द डे। 2660 के स्टॉप लॉस के साथ इसको लेने की राय है 2800 के टारगेट के लिए। ओके, तो आइशर मोटर्स में करें खरीदारी, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। आइए लेते हैं अविनाश जी से भी उनकी बेहतरीन पिक्स। अविनाश जी गुड मॉर्निंग सर, बताएं सर आपका स्टॉक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, आज जो स्टॉक हमको पिक ऑफ द डे जो अच्छा लग रहा है वो IRCTC है। IRCTC ने एक अच्छा अनाउंसमेंट किया है कि टाटास के साथ ये करीबन 4 जिंजर होटल्स बनाने में जॉइंट कोलैबोरेशन करेंगे। मुझे लग रहा है कि नियर टर्म में डेफिनेटली थोड़ी बहुत अर्निंग्स पे प्रेशर रहेगी, लेकिन अगर किसी को 3 से 4 महीने का व्यू लेना है तो मुझे लग रहा है कि करीबन 2050 का टारगेट यहाँ पे पॉसिबल है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट पिक हमको पसंद है अनिल जी, वो महिंद्रा हॉलीडेज है। हमको लग रहा है कि करंट प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है और जिस प्रकार के ट्रैक्शन हमको जनवरी टू मार्च के क्वार्टर में दिख रहे हैं, हमको लग रहा है कि वापस वेकेशन के लिए काफ़ी लोग जा रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड है। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी लेवल करीबन 70-80% है और ये स्टॉक स्लोली इन्वेस्टर्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। हमको लग रहा है अगला साल होपफुली काफी अच्छा होगा और यहाँ पे करीबन 15-16% की अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। तो साल भर का नजरिया के लिए 270-275 का टारगेट के लिए इसको भी खरीदना चाहिए। ओके, IRCTC और महिंद्रा हॉलीडे पूरी तरह से मार्च के महीने में छुट्टियों के मूड में है और छुट्टियों से जुड़े हुए, घूमने फिरने से जुड़े हुए 2 स्टॉक पसंद आ रहे हैं अविनाश जी को। तो यहाँ पर IRCTC में तो आपको खरीदारी करनी है। 1842 के आसपास स्टॉक ट्रेड कल क्लोज हुआ है। 3 से 6 महीने का टारगेट 2000 से लेकर 2050 का रखिए। और साथ ही महिंद्रा हॉलीडेज़ ये बंद हुआ है 215 के आसपास, यहाँ पे आपको टारगेट रखना है 270 से 275 का, ये लेकर चले आप। ओके, तो रेलवे स्टॉक्स की बात निकली तो एक और रेलवे स्टॉक पर अविनाश जी आपकी राय लेना चाहता हूँ और वो है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। कल 30.5 रुपये के आसपास बंद हुआ है। सरकार ऑफर फॉर सेल लॉन्च कर रही है, आज 15% तक हिस्सेदारी भेजेगी। आज तो है बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, कल खुलेगा रिटेल के लिए। 27.5 रुपये की फ्लोर प्राइस है, क्या खरीदना चाहिए इसे 3 रुपये नीचे? मुझे लग रहा है कि अनिल जी लंबी अवधि के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव स्टॉक है। हालांकि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में कोई बड़ा उछाल आपको देखने को नहीं मिले, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार का ऑर्डर बुक है, हमको लग रहा है अगर किसी को एक आध साल का व्यू लेना है तो मुझे लग रहा है कि करीबन 35-40 का भी प्राइस पॉसिबल है। तो OFS के बाद तो नॉर्मली स्टॉक में थोड़ी कटाई और थोड़ा वीकनेस देखने को मिलता है, लेकिन ये वीकनेस को खरीदना चाहिए और मुझे लग रहा है साल भर का नजरिया लेके इसको जरूर खरीदना चाहिए। साल भर के व्यू के हिसाब से यहाँ पर खरीदारी करने की राय RVNL में आपके लिए आती हुई दिख रही है। ओके, हीरो मोटोकॉर्प, जरा इसके चार्ट्स भी देख लीजिए बंसल जी, चूंकि आपने खरीदारी करने की राय आइशर में दी है टू व्हीलर स्टॉक्स पर। यहाँ पर भी 1 अप्रैल से ये 2500 रुपये अपने दाम बढ़ाने की तैयारी में, और साथ ही एक डेस्टिनी 125 प्लेटिनम, ये नया स्कूटर भी लॉन्च किया इन्होंने। 72,000 रुपये की कीमत, एक्स शोरूम दिल्ली में है। तो बताइए, 2 खबरें आज हीरो मोटो के लिए, खरीदेंगे आप? 67 की क्लोजिंग है। 3040 एक सपोर्ट है। और अनिल जी, मैं तो तभी खरीदूंगा जब यहाँ पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ी करेक्शन 3400 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। स्टॉक ओवरसोल्ड है, तो इन स्तरों पे किसी को लेना है तो 3040 का स्टॉप लॉस है। और मेरी तो अनिल जी बाय कॉल तभी आएगी हमारी जब यहाँ एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिलेगा, तो लेवल बढ़ने के बाद ही खरीदारी की राय होगी। ओके, लेवल बढ़ने के बाद करें खरीदारी, फिलहाल नहीं। शुभम जी, इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना, इस स्टॉक पर आप राय दीजिए। यहाँ पर फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। 7,20,000 शेयर वैनगार्ड ने खरीदे हैं 670 रुपये के दाम पर। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक बड़ा एक्शन में भी रहा है। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अनिल जी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 650 का जो प्राइस चल रहा है, ये उसी स्टॉक की हम बात कर रहे हैं। और हाँ, हम स्टॉक में, हाँ, तो इस स्टॉक में अगर हम देखें तो काफी अच्छा रैली हमें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला। और पिछले 2 दिनों से एक टेम्पररी पुल बैक है और मुझे लगता है कि इस पुल बैक में अगर 620 तक के अगर यहाँ पे लेवल आते हुए दिखते हैं तो फिर से एक अच्छा मौका बन सकता है खरीदारी के लिए।
तो बाय ऑन पुल बैक का रणनीति होगा, 620 के आसपास आता है तब खरीदें, तब एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 595 पे, और इसको अगर थोड़ा समय दिया जाए तो मुझे लगता है 725 तक के यहाँ पे लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं। एक और ट्रेडर्स का फेवरेट स्टॉक है सुमित जी, इस पर राय दीजिए। IFCI पर खबर ये आ रही कि एक तो ये कि 22 अप्रैल को EGM होने वाली है, वो तो खास बात नहीं, लेकिन सरकार को इन्होंने 200 करोड़ रुपए के प्रेफरेंशियल शेयर जारी करने के लिए बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। स्टॉक कल भी मजबूती के साथ 5% ऊपर बंद हुआ, 7-8 रुपए से स्टॉक बढ़ता बढ़ता लगभग 13-14 रुपए हो गया। इस स्टॉक में भी एक्शन बड़ा होता दिख रहा है, बताएं इसके चार्ट्स पर क्या है आपकी राय? बिल्कुल अनिल जी, आपने सही कहा, ये स्टॉक के अंदर एक्शन बड़ा देखने को मिल रहा है और 8 रुपए के लेवल से स्टॉक ने तेजी चालू करी। उसके बाद इसने एक वन वे तेजी दिखाई जिसमें 16 रुपए पे जाके रुका और फिर छोटा सा करेक्शन देखने को मिला है। अभी वापस से रिज्यूम कर रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर मूव ऊपर का ही देखने को मिलना चाहिए, जिसमें इमीडिएट टारगेट 16 रुपए के बनेंगे और 16 रुपए का लेवल टूटने पे स्टॉक के अंदर 18 से 20 रुपए तक का मूव भी IFCI में देखने को मिल सकता है। तो जिन्होंने होल्ड करा है जिन्होंने बाय करा है वो होल्ड करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में शायद अब टर्न अराउंड आ सकता है और आने वाले दिनों में यहाँ से 18 से 20 रुपए तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। नीचे में जो सपोर्ट है चार्ट्स के ऊपर वो 11.5 से 12 रुपए के आसपास है, तो जब तक ये लेवल नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशंस होल्ड करके चलना है। कुणाल जी, ग्रासिम जो पिछले 1-2 दिनों से आपके रडार पर भी है, आज खबर है कि बोर्ड बैठक है और कर्ज के जरिए कुछ पैसा जुटाने पर ये इस पर विचार करेंगे। ग्रासिम के चार्ट्स देखकर बताइए, खरीदना है? अनिल जी देखिए, लगातार स्टॉक में एक बड़ा अप ट्रेंड हमने देखा है और ये स्टॉक अनिल जी धीमी गति से बिल्कुल रडार के नीचे रह करके लगातार ये स्टॉक ऊपर की दिशा में जा रहा है और अनिल जी इसका ये ट्रेंड कायम रहेगा। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है 1350 पर अब एक सीरियस सपोर्ट क्रिएट हो गया है और उसके नीचे जाने की संभावना भी कम दिखती है, तो 1350 के नीचे जब तक नहीं जाता ट्रेंड इंटैक्ट है और बहुत संभावना है कि ये 1500 के लेवल्स भी आपको दिखाए। तो बिल्कुल इन स्तरों पर डिप्स में इसको बाय करें, 1350 का स्टॉप लॉस रख लें, 1550 1500 का पहला टारगेट होगा। ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम पर राय, नजर रखें इस काउंटर पर भी। अविनाश जी, रोजारी बायोटेक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है क्योंकि पिछले साल ही इनका IPO आया था। अब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए 300 करोड़ रुपए ये जुटाने की योजना बना रहे हैं। 17 अप्रैल को EGM है जहां पर ये मंजूरी भी लेंगे। अब और कैसे देखें सर, क्योंकि अभी रिसेंटली IPO आया और फिर विद इन 1 ईयर फ्रेश फंड रेजिंग कर रही है कंपनी। मुझे लग रहा है कि दीपांशु, हमको इस तरीके से इस स्टॉक को देखना है कि ये तो वैसे भी स्पेशलिटी केमिकल्स में एक मार्केट लीडर है और जिस प्रकार के हाउस होल्ड प्रोडक्ट सेगमेंट में ये वेंडर है, हमको लग रहा है कि ग्रोथ तो डेफिनेटली इस कंपनी का काफी स्ट्रांग रहेगा, कैश फ्लोज भी काफी अच्छे हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो रहा है ये शायद इसलिए क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट इस स्टॉक में काफी ज्यादा है, अभी भी लिक्विडिटी स्टॉक में काफी कम थी और ये 300 करोड़ का जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट होगा उसमें काफी बड़े दिग्गज फंड्स और FIIs पार्टिसिपेट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि शायद कंपनी को इमीडिएटली पैसों की जरूरत नहीं है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट काफी है। हो सकता है कि आगे मुझे लग रहा है कि शायद इक्विटी होल्डिंग को थोड़ा ब्रॉड बेस करने के लिए और फ्यूचर जो एक्सपेंशन है उसके लिए अभी से प्रीपोन करके अपना पैसा पहले से जुटा रहे हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी कमजोरी आती है, ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि थोड़े से डिस्काउंट पे ये ऑफर करने चाहिए, अगर कोई कमजोरी आती है तो इसको खरीदना चाहिए। बहुत ही यूनिकली पोजीशन स्टॉक है और अच्छा खासा पैसा बन सकता है मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ओके, तो फंड रेजिंग के ऑब्जेक्टिव अलग हो सकते हैं और इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट भी काफ़ी है, तो डिप पर खरीदारी या अक्यूमुलेट करने की ही सलाह है अविनाश जी की तरफ से। एक छोटा स्टॉक है सुमित जी, वैस्कॉन इंजीनियर्स, उतना लिक्विड भी नहीं है, पर खबर इसमें आई है इन्होंने 2 बड़े ऑर्डर्स जीते हैं यूपी में और क्यूमुलेटिव अगर आप ऑर्डर्स का साइज देखें तो जो करंट मार्केट कैप है उससे काफ़ी बड़े ऑर्डर्स हैं। रिसेंटली एक बड़ा करेक्शन भी आया था पर कल तेजी में था काउंटर्स। वैस्कॉन इंजीनियर्स पर क्या राय देंगे? दीपांशु देखिए, स्टॉक में तेजी तो देखने को मिल रही है, 17.50 के आसपास का कल का क्लोजिंग है। स्टॉक पिछले 4-5 दिनों की गिरावट के बाद वापस से लोअर लेवल से थोड़ा बाउंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्टॉक के अंदर ऊपर में 18 रुपए का लेवल टूटेगा, उसके बाद स्टॉक में फिर ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और 19.5 से 20 रुपए तक का मूव स्टॉक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। नीचे में जो सपोर्ट है 16 रुपए 40 पैसे 16 रुपए 50 पैसे के आसपास है, ये स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए।